गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ आज हम जुड़े हैं और आज हमारा ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अफवाह। अफवाह जो है ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, कहाँ से बहती हैं, उनका उद्गम स्थान कहाँ है, उनका मुहाना कहाँ है। उद्गम यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसे उद्गम स्थल कहते हैं, और जहाँ नदियाँ जो है जाके समुद्र महासागरों में मिल जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं मुहाना। ठीक है ना। यानी अफवाह के बारे में पढ़ेंगे कि नदियाँ कौन सी नदियाँ जो है, भारत की नदियाँ जो है वो कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे वो जाकर जो है महासागरों में मिल जा रही है। इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसका नाम है अफवाह तंत्र। ठीक है ना। अफवाह होता क्या है? अफवाह का मतलब होता है बहना। अफवाह का मतलब होता है बहना। ठीक है ना। यानी जल का बहना। जल अगर नदियों में बहेगी, ठीक है ना, नालों में बहेगी, जल धाराओं जो है कहीं भी अगर बह रही है, उससे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम लोग अफवाह कहते हैं। ठीक है ना। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इसे कहेंगे हम लोग अफवाह। ठीक है। अफवाह शब्द जो है वो जो होता है एक नदी तंत्र को व्याख्या करती है। क्या व्याख्या करती है? नदी तंत्र को। यानी नदी तंत्र क्या होता है? ठीक है ना। अफवाह तंत्र तो हम लोग समझ लिए कि नदियों का बहना, नालों का बहना, जल का धाराओं में बहना क्या कहलाता है? जो है आपका अफवाह कहलाता है। लेकिन अफवाह तंत्र कहलाता है। नहीं, नदी तंत्र क्या है तो इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है ना। एक मुख्य नदी जो है बह रही है। ठीक है ना। नदी जो है बह रही है। ठीक है। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। एक नदी इधर से आके मिली, एक नदी इधर से आके मिली, एक नदी इधर से आके मिली। ठीक है ना। और ये जो छोटी छोटी नदियां जो है जो मुख्य नदियों में आके मिल जाती है, ठीक है ना, जो क्या करती है? एक नदी तंत्र का निर्माण करती है। क्या करती है? ये नदी तंत्र का ये निर्माण करती है। ठीक है ना। और फिर ये नदियां जो है बहते बहते वो कहाँ चली जाती है? वो जाके जो है छोटी छोटी नदियां जो है मुख्य नदियों से मिलकर वो जाके महासागरों में अपना जल को गिरा देती हैं। ठीक है ना। और इनका निकास किसी बड़े स्थल पे हो जाता है। ठीक है ना। इनका निकास किसी क्या होता है? बड़े जलाशय में, झील में, समुद्र में, महासागर में इनका जो है क्या हो जाता है? इनका निकास हो जाता है। निकास का मतलब क्या हुआ कि अपना जल को जो है यानी अपनी जो धाराओं को जो है वो ले जाके महासागरों में छोड़ देती हैं, किसी झील में छोड़ देती हैं, समुद्र में जाके वो गिरा देती है। यानी कि मुहाना उनका कहाँ है? झील, समुद्र या महासागर। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसको डाउट है? नहीं है। चलिए, अगला हमारा जो स्लाइड है उसमें पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र। भारत में जो बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत में अफवाह तंत्र यानी भारत में बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य धाराओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। भारत के अफवाह तंत्र को नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृति के द्वारा होता है। ठीक है ना। यानी नदियों को देखा जाए तो भौगोलिक आकृति के अनुसार से हमने बांट रखा है। ठीक है ना। और भौगोलिक आकृति के अनुसार से हमने नदियों को कितने भागों में बांटा है? तो हम देख रहे हैं कि दो मुख्य वर्गों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया है यानी बांटा है। ठीक है। पहला कौन सी है? तो पहला है आपकी हिमालय की नदियां। पहला कौन सी है? हिमालय की नदियां। दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय नदियां। कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियां क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? तो आप देख पा रहे हो कि भारत की उत्तर दिशा में आपका जो है नदी आपका हिमालय पर्वत है, और वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं वो क्या कहलाएगी? हिमालय की नदियां। जैसे आप देख पा रहे होंगे ब्रह्मपुत्र नदी, आप देख पा रहे होंगे गंगा नदी, आप देख पा रहे होंगे सिंधु नदी। ये सब नदियां जो है कहाँ से उनका उद्गम स्थान है? इनका उद्गम स्थान हमारा जो है हिमालय से है। ठीक है। ये सब नदियां कहाँ से निकल रही है? इनका स्थान है आपका हिमालय, यानी इनका उद्गम स्थान कहाँ है? हिमालय से निकल रही है। ठीक है। अगला है आपका प्रायद्वीपीय नदियां। कौन सी नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां क्या है? तो आमतौर पर भारत के दक्षिण में जो नदियां हैं वो क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीपीय नदियां यानी कि भारत के जो है आपका इस छोर में, यानी आप देख पा रहे होंगे इधर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी पूरा में क्या है? भारत की बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में आ जाते हैं तो अरबियन सी, अरब महासागर। ठीक है। इसके हम लोग दक्षिण में आ जाते हैं तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है।
जो भारत के जो है आपका निचला छोर जो है यानी दक्षिण की हिस्सा को तीनों ओर से क्या की हुई है, घेरी हुई है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। और यहाँ से निकलने वाली नदियां क्या हो गई, प्रायद्वीपीय नदियां। यहाँ से निकलने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे आप देख पा रहे होंगे, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानंदा, ये सब नदियां जो है क्या है, ये सब नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, फिर आगे स्लाइड में हम लोग समझेंगे कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां में क्या अंतर है। ठीक है ना, तो आगे हम लोग समझेंगे कि जो है प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय की नदियों में क्या अंतर है। तो हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की नदियां यानी हिमालय, यानी हिम जोड़ आलय, हिम का यानी बर्फ, आला का मतलब स्थान, यानी ऐसी नदियां जो बर्फ के स्थान से निकली हुई हो, यानी ऐसी नदियां जहां पे बारिश के अलावा जो है, बरसात के अलावा जो है वहां पर जो नदी जो बह रही है उसमें जो उसकी धाराएं जो है वो कहां से मिल रही है, तो हिम से मिल रही है। किससे मिल रहे हैं, हिम से मिल रही है। तो हिमालय नदियां के सबसे पहली विशेषता या सबसे बड़ी विशेषता कह सकते हैं कि यह नदियां 12मासी होती है। क्या होती है, 12मासी होती है, यानी इनमें जल धाराएं जो होती है ना वो 12 महीना होती है। क्या होती है, जल धाराएं जो होती है इसमें 12 महीना होती है, यानी इसमें नदियां में जल जो है वो कभी सूखती नहीं है। ठीक है ना, तो जल की पूर्ति कहां से होती है, तो हम देख रहे हैं कि इनमें वर्षा भर पानी रहती है, इनमें वर्ष भर पानी रहती है। वर्ष यानी सालों भर इसमें क्या भरी हुई रहती है, पानी भरी हुई रहती है, क्योंकि यह नदियां वर्षा के अतिरिक्त यानी वर्षा पर डिपेंड तो होती ही है, वर्षा पर निर्भर तो सभी नदियां होती हैं। तो ये वर्षा से तो इनमें जल आता ही है, प्लस ऊंचे हिमालय पर्वतों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे क्या जमा हुआ रहता है, हिम जमा हुआ रहता है, बर्फ जमा हुआ रहता है। वह बर्फ जो है गर्मी के मौसम में क्या होती है, पिघलती है और नदियों की जल धाराओं में क्या हो जाती है, बहने लगती है, जिस कारण से इन नदियों में जल जो होता है वो क्या होता है, 12 महीना होता है। इस कारण से इन नदियों को क्या कहा जाता है, 12मासी कहा जाता है। ठीक है, हिमालय की मुख्य नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो हिमालय की मुख्य नदियां में से हम लोग पढ़ेंगे गंगा के बारे में। ठीक है, गंगा नदी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग सिंधु नदी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है कहां से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है, तो हिमालय से निकलती है। जी हाँ, ये नदियां तीनों जो है कहां से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है। और ये तीनों नदियां भारत की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है ना, आप जानते हैं कि भारत का मैदानी क्षेत्र का निर्माण जो है इन्हीं 3 नदियों के जो है ना अवसाद से निक्षेपण से हुआ है, यानी गंगा की जितने भी निक्षेपण है, ठीक है, सिंधु नदी के निक्षेपण से, ब्रह्मपुत्र नदी के निक्षेपण से। ठीक है ना, इन तीनों नदियां जो अपने साथ अवसाद लेकर आई थी, इन तीनों नदियों से जो है भारत के मैदानी क्षेत्र का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए, ये हमारा प्यारा सा भारत है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है ना, जो मानसरोवर झील से जो है वो आपका जो है क्या हो रही है, उनका उद्गम स्थान है मानसरोवर झील से, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से इनका क्या है, उद्गम स्थान है। उसी प्रकार यहाँ से एक और नदी निकल रही है, जो आपकी बहती हुई नदी जो है वो कहाँ चली जा रही है, पाकिस्तान में चली जा रही है, जिसका नाम है इंडस। इंडस यानी सिंधु नदी। ठीक है ना, और एक और नदियां जो है जो भारत की सबसे प्रमुख नदी, पवित्र नदी माना जाता है, हमारी गंगा नदी। ठीक है, इनका भी उद्गम स्थान कहाँ से है, तो हिमालय से ही है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे हिमालय नदियों के और बारे में। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ड का निर्माण किया है। ठीक है, ये नदियां जो है वो क्या करती है, काटती है। काटने का मतलब हो गया कि अपरदन करना। काटने का मतलब क्या हुआ, अपरदन करना। अपरदन क्या होता है, तो जब नदियां जो है जब अपने युवा अवस्था में होती है, नदियां देखा जाए तो 3 अवस्था में होती है। कितने अवस्था में, 3 अवस्था। नदियां का अवस्था पहला है आपका युवा अवस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है वृद्धावस्था। यानी जब युवा अवस्था में नदियां होती हैं, यानी नदियां जब पर्वतों पे होती है, जब वो ढलान पे होती है ना, तो उनमें चाल जो होता है ना बहुत तेजी से होता है। और जब वो ढलान ज्यादा होता है तो उनके बीच में जो भी चीजें आती हैं उसे क्या कर देती है, वो काट देती है, उनका जो है अपरदन करना शुरू कर देती है। और उस क्रम में अपरदन करते करते जो है ना वो गार्ड्स का निर्माण कर देती है, यानी पर्वतों के बीच को भी काट कर वो क्या होती है, नदियां निकल जाती हैं। आप देख पा रहे हो फिगर में कि यहाँ पर जो है पर्वत है। ठीक है ना, यहाँ पर आप पर्वत देख रहे हैं और बीच से जो नदियां हैं उधर से बहती हुई क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी नदियां जो है उनमें इतना ज्यादा जो है
अपर्दन होता है कि वो नदियां जो है पहाड़ों को, चट्टानों को भी क्या कर देती है, काट देती हैं। और काटने के बाद क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह का जो है गार्थ का वो क्या करती है, निर्माण करती है। इस तरह का गार्थ का वो क्या कर रही है, निर्माण कर रही है, ठीक है ना। यानी गार्थ क्या होता है, तो सर पर्वतों पर जब जल जो बहुत तेजी धाराएं से बहती हैं, तो जो है नदियों को, जो है नदियां जो है वो पर्वतों को क्या करती है, काट कर रास्ता बना देती हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाती है, गार्ज कहलाती है। क्या कहलाती है, गार्ज कहलाती है, ठीक है ना। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ता तय करती हैं। आप देख रहे हैं हिमालय की नदियां, अगर हिमालय की नदियों की बात किया जाए तो मुख्य रूप से जो है गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन मुख्य नदी हैं। मुख्य नदी कहने का मतलब हो गया कि अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं और ये कहां तक जाती है, महासागरों तक जाती है, अपने जल को जो है क्या करती है, महासागरों में मिला देती हैं। यानी ये मुख्य नदी है जो अपना जहां से इनका उद्गम स्थान हुआ और मुहाना तक वो जाती हैं, और इनके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां जो है क्या करती है, अपनी जलधाराओं की इन नदियों में दे देती है, ठीक है ना। तो हिमालय की नदियां जो है बहुत लंबा दूरी तय करती हैं। अगर इसका मतलब निष्कर्ष यही निकलता है कि हिमालय की नदियां जो है वो क्या है, लंबी लंबी नदियां हैं, यानी इनकी लंबाई जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। और जब बहुत लंबी दूरी तय करती है तो इनमें अपर्दन भी क्या होता है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा ऊपरी भागों में इनका तीव्र अपर्दन होता है। ऊपरी भाग यानी युवावस्था, ठीक है ना। उसके बाद जब इन पर जब आ जाती हैं तो कौन सा अवस्था, प्रौढ़ावस्था। जब मुहाना पर मिलने वाली होती है महासागरों से तो कौन सा अवस्था, प्रौढ़ावस्था। यानी नदियां जब अपनी युवावस्था में होती है तो क्या करती है, तीव्र अपर्दन करती है, बहुत ज्यादा तेजी से क्या होती है, वो बहती हैं। और जब बहती हैं तो उनके रास्ता में जो भी चट्टान होता है, पत्थर होता है, बालू होता है, पेड़ पौधे होते हैं, उन सबको क्या करती है, अपर्दन करती है। और अपर्दन करके वो कहीं ना वो क्या करती है, उनका अपर्दन को हम लोग कहते हैं सिल्ट, बालू, गाद, कचड़ा, यानी अपने साथ क्या लेकर आती हैं, सिल्ट लेकर आती हैं, बालू लेकर आती हैं, ये सब चीजों लेकर वो आती हैं और वो कहीं ना कहीं ले जाकर वो क्या कर देती है, उनका निक्षेपण कर देती हैं, ठीक है ना। यानी वो क्या ढोती हैं, तो अपर्दन करने के बाद संवहन, संवहन यानी ढोकर ले आती है। क्या लेकर आती है, सिल्ट लेकर आती है, बालू लेकर आती है, गाद लेकर आती है, ठीक है। इसके अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि आगे जो है किस बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मध्य, जब नदियां नीचे की तरफ आ जाती है यानी मध्य अवस्था, यानी प्रौढ़ावस्था, यानी निचले भाग में, यानी नदियां जैसे ही जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, उनकी ढाल कमजोर हो जाती है। जब वह मुहाने तक पहुंचने वाली होती हैं तो उनमें जो है ढाल कम होने के कारण वो विसर्प चलना शुरू कर देती है, यानी विसर्प बहना वो शुरू कर देती है। विसर्प क्या होता है, यानी नदियां देखा जाए तो कैसे बह रही है, तो नदियां देखा जाए तो इस तरह से बहना शुरू कर देती है, विसर्प रूप में बहना शुरू कर देती है। और कभी कभी जो है अपने साथ जो लाई हुई गाद होता है, जो कचड़ा होता है ना, वो लाकर कहीं जमा कर देती है। वो कचड़ा लाकर क्या कर देती है, वो जमा कर देती है। रास्ता में वो क्या हो जाता है, कचड़ा को जमा कर देती है। और कचड़ा जमा करने के बाद वो मुख्य धाराएं से कभी कभी क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है। यानी नदियां जब ऐसे से ऐसे बह रही थी ना, तो यहाँ से न बहकर अब किस तरह से बहना शुरू कर दी, इस तरह से बहना शुरू कर दी। तो ये मुख्य धारा जो है आपका नदी का, वो जो है वो मुख्य धारा से जो भाग जो था वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो मुख्य भाग से अलग हो गया, एक झील कहलाता है। क्या कहलाता है, झील कहलाता है। देखो झील क्या है, एक स्थिर पानी है। इनका नदियां में प्रवाह जो है रुक गया, यानी ये नदियों से मुख्य धारा से क्या हो गई, अलग हो गई। और अलग होने के बाद जो है या कहा क्या कहलाए, झील कहला। और ये झील जो है वो किस जैसा दिख रहा है, तो गाय का खुर जैसा दिख रहा है। अब गाय का जब पैर दिखिएगा, उसका निचला हिस्सा दिखिएगा ना, तो इसी समान दिखता है, यानी इसका खुर जो होता है इसी समान दिखता है। इसीलिए क्या कहा गया इसे, गोखुर झील। यानी गोखुर झील क्या हो गया, तो गौ के समान, गौ के खुर के समान जो झील दिख रहा है वही क्या कहलाया, गोखुर झील कहलाया, ठीक है ना। क्या कहलाया, गोखुर झील। अच्छा एक बात बताइए, एक सोचने वाली सवाल है कि इस गोखुर झील में जल जो होगा वो कैसा होगा, मीठा जल होगा या खारा जल होगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए। इस जो झील है, यानी कौन सा झील, गोखुर झील, इस गोखुर झील में जो जल है वो कैसा होगा, मीठे पानी का जल होगा या खारे पानी का जल होगा, ठीक है। तो आपको जवाब जो है क्या है, तो मीठे पानी का झील होगा। क्यों सर, सर एक नदियां जो है ना हिमालय से बहती हुई आ रही हैं। हिमालय यानी मीठे पानी का जल स्रोत, यानी हिमालय यानी बर्फ, और बर्फ से जो है सर नदियां जो बह रही है ना सर, वो नदियां जो है वो झील जो है सर वो मीठे पानी का झील होगा। यानी वो जो जल होगा उसमें
खारा पानी नहीं होगा, ठीक है ना। और ये नदियां जो है बहुत सारे जो मीठे पानी का झील का निर्माण की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये नदियां कभी कभी ज्यादा निक्षेपण कर देती हैं। निक्षेपण का मतलब होता है कि अपने साथ लाया हुआ कचरा को जमा कर देना, उसे क्या कहा जाता है, निक्षेपण। यानी अगर देखा जाए तो अगर अपरदन ज्यादा होगा, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो अपरदन क्या होगा, ज्यादा होगा। अपरदन का मतलब काट छाट, ठीक है। नदी बह रही है, उसके बगल में जो है मिट्टी है, ठीक है ना, मैदानी भाग है, मैदानी भाग से जो है क्या की, अपरदन की। रास्ता में जो भी चीज है उसको अपरदन की, अपरदन करेगी तो क्या होगा, मिट्टी वाला जो भाग होगा वो नदियों में आके क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और उसका जल जो है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। और उनकी जल धाराएं जो है अपने आसपास के क्षेत्र में क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिस कारण से उस क्षेत्र में क्या आ जाता है, बाढ़ का संकट भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बाढ़ का संकट देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या लगाइए, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से क्या फायदा होगा, तो हम देखते हैं कि जब पेड़ की जो जड़ें होती है ना सर, वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। जो अगर नदी बह रही है तो उसकी जड़ें जो है मिट्टी को बांध कर रखेगी, उससे अपरदन नहीं होगा, नहीं अपरदन होगा, और नहीं उनकी जो है जल धाराओं में मिट्टी बढ़ेगी, और नहीं मिट्टी बढ़ेगी, न उनका जल धाराएं जो ऊपर की तरफ आएगी, नहीं गांव में फैलेगी, और नहीं क्या होगा, बाढ़ होगा। यानी अपरदन को रोकने की सबसे बड़ी जो है उपाय क्या है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाइए, ठीक है। ऐसे भी बोला जाता है कि संतान एक और पेड़ अनेक, यानी संतान एक हो लेकिन पेड़ क्या हो, अनेक हो। क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कितना ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है। उसका गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम लोग जो है अंधाधुंध जो है पेड़ों की कटाई करते चले जा रहे हैं। पेड़ की कटाई करते चले जाएंगे, ये समस्या देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गर्मी बढ़ेगा तो हिमालय की नदियां जो है ना, उनमें जल धाराएं भी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है कि हिम जो है, बर्फ पे जो महासागरों पे हिमालय पे जो बर्फ है वो क्या होंगी, पिघलेंगी, और पिघलेंगी तो उनकी मुख्य धाराएं जो है, जल धाराएं कहाँ बहेगी, नदियों की तरफ बढ़ेगी। नदियों में जो है बाढ़ आना संभव है, ठीक है ना। और बाढ़ आएगी तो अपने आसपास के क्षेत्र में क्या लाएगी, त्रासदी लाएगी। यानी त्रासदी से बचना है, गर्मी से बचना है, ठीक है ना, अपरदन से बचना है, तो आपको क्या लगाना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है, ठीक है। अब हम लोग आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। चलिए आगे का स्लाइड में हमारा है प्रायद्वीपीय नदियां। वाह वाह, कौन सी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, यानी भारत की दक्षिण से बहने वाली नदियां। कौन सी नदियां, भारत की दक्षिण से बहने वाली नदियां, यानी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानंदी देवी, ये सब नदियां जो है वो कहां से बह रही हैं, तो ये सब नदियां जो है प्रायद्वीपीय नदियां हैं, यानी भारत की दक्षिण से बहने वाली ये नदियां हैं। और ये नदियां में खासियत ये होता है कि नदियां मौसमी होती है। क्या होती है, मौसमी, मौसमी नहीं, मौसमी, यानी सीजन पे इनमें क्या आता है, जल आता है। यानी ये नदियां मुख्य रूप पर किस पर निर्भर होती हैं, वर्षा पे निर्भर होती हैं। किस पर निर्भर होती हैं, वर्षा पे निर्भर होती है। यानी मॉनसून आएगा, वर्षा होगी तो इन नदियों में जल आएंगे, नहीं तो ये नदियां क्या हो जाती है, सूख जाती हैं। इसलिए नदियां क्या कहलाती है, मौसमी नदी कहलाती है। ये नदियां में वर्षा भर जल नहीं रहता है, वर्षा भर यानी सालों भर इनमें जल नहीं रहता है। हमने क्या पढ़ा हिमालय की नदियां में कि इनकी नदियां जो है 12 मासी होती है, यानी इनमें जल के स्रोत क्या है, वर्षा के साथ हिम के पिघलने से भी इनमें जल आते हैं। लेकिन इन नदियों में क्या समस्या है कि नदियों किस पर डिपेंडेंट होती है, वर्षा पर डिपेंडेंट होती है। यानी बरसात होगी तो इसमें क्या होगा, जल धाराएं होंगी, नहीं तो इनमें जल धाराएं नहीं होंगी, ठीक है ना। अरे जो है हिमालय की नदियां जो है बताया था आपको कि इनकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, और हमारे प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई क्या होती है, छोटी छोटी होती है, ठीक है। और जो है आगे की स्लाइड में देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे की स्लाइड में हमारा है हिमालय। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में, ठीक है। यानी हिमालय की नदियों को विश्लेषण करेंगे कि हिमालय की नदियां, ठीक है ना। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां का विश्लेषण करेंगे कि हिमालय से बहने वाली नदियां, ठीक है ना, कौन कौन सी हैं। तो जैसे बता चुके थे आपकी सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां जो है, ठीक है, भारत की प्रमुख नदियां भी हैं और ये हिमालय की भी मुख्य नदियां हैं। और ये तीनों नदियां कहां से निकल रही हैं, हिमालय से निकल रही है।
ठीक है। फिर हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, फिर पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यानी तीनों नदियां में जो है हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है इनमें क्या खासियत है, कहाँ से इनका उद्गम स्थान है, कहाँ इनका मुहाना है, इनमें कौन कौन सी नदियां आके मिल जाती है, ठीक है ना। और ये नदियां जो है किस चीज का निर्माण करती है, यानी ये नदियां जो है आपका डेल्टा का निर्माण करती हैं या एस्चुरी के निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा के बारे में समझेंगे, फिर एस्चुरी के बारे में समझेंगे, कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सी नदियां जो है एस्चुरी के निर्माण करती है, डेल्टा क्या होता है। तो हम देखते हैं कि सर हिमालय की नदियां जो है ना सर वो अपरदन बहुत तेज करती है। क्या करती है? अपरदन बहुत ज्यादा ही करती है, और वो जो है अपरदन को कहीं ना कहीं ले जाकर निक्षेपण कर देती है। निक्षेपण मतलब जो अपने साथ लाया हुआ गाद था, अपने द्वारा जो लाया हुआ सिल्ट था, और उनके द्वारा जो लाया हुआ कचड़ा था, यानी उनके साथ जितने भी कंकड़ थे, पत्थर थे, चट्टाने थी, मरी हुई डेड बॉडी, जैसे कि बहुत सारी मछलियां मर जाती है, बहुत सारे जो है रहने वाले उसमें एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, जलीय जीव है, वो सब मर जाते हैं। सबका निक्षेपण कहीं ना कहीं क्या कर देती है? जमा कर देती है। उसे ही हम लोग कहते हैं डेल्टा। और वो डेल्टा जो होता है बहुत ज्यादा क्या होता है? उपजाऊ होता है, ठीक है ना। तो नदियां जब अपनी मुख्य धाराओं से, नदियां के मुख्य धाराएं यानी देखा जाए तो नदियां जब अपने मुहाने में पहुंच जाती है तो महासागरों में जल मिलाने से पहले अपनी जल धाराओं, अपने जो लाई हुए कचड़ा थी उसको कहीं ले जाकर क्या कर देती है? जमा कर देती है। अपने द्वारा लाया हुआ गाद कचड़ा जो सिल्ट था वो बहुत बड़े क्षेत्र में क्या कर देती है? जमा कर देती है, जिसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। और आपको मालूम होगा कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना, हिमालय की नदियां यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा तैयार की जाती है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा कौन नदियां निर्माण करती है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना। आप जानते हैं कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जाके जो है कहां मिल जाती है? बांग्लादेश में मिल जाती है, ठीक है ना। और वो दोनों नदियां के जो निक्षेपण से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? तो सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस नदियों के द्वारा तैयार की जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये तैयार की जाती है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिमालय की नदियां क्या होती है? लंबी होती है। क्या होती है? लंबी लंबी नदियां होती है। आज में बहुत सारी महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी सहायक नदियां भी आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है ना। यानी जो है नदियां बह रही है, जैसे चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे कोई भी नदियां हो, ठीक है ना। अब नदियां जो इसमें बह रही है छोटे जलधाराएं के रूप में क्या हो रही है? इसमें बह रही है। और इसमें छोटी छोटी नदियां, ठीक है ना, छोटी छोटी नदियां जैसे मान के चलिए कौन सी नदी है? गंगा नदी है। इसमें आके कौन सी मिल गई? इसमें पुनपुन आके मिल गई, कोशी आके मिल गई, ठीक है। ये सब नदियां जो है किस का निर्माण करती है? तो नदी तंत्र का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है? नदी तंत्र। तो नदी तंत्र आपको पहले ही बता चुके थे कि मुख्य नदियों में जब छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती है तो एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नदी तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी तंत्र, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। तो नदियां हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में, फिर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में यानी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, अब भारत की जो है हिमालय नदियों के बारे में, दोनों जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।